Hi kids, hello everyone. Welcome to the class. Good morning, good morning, good morning. Good morning everyone. Good morning बच्चों, good morning. सोचा कि आज मैं तुम्हारे प्यारे से रिश्तेदारों की फोटो लेके आऊं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आवर रिलेटिव्स. यस, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ मोटे भी होते हैं, कुछ थोड़े से खतरनाक भी होते हैं, है ना. यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर रिलेटिव्स. यस. हाँ जी बच्चों, कल आरसीबी जीत गई फाइनली. अब मैं कल यही सोच रही थी, मेरी ट्रिक को मैं अब कैसे बतलाऊंगी अपने प्यारे बच्चों को. हमारी ट्रिक थी कि ऐसी कौन सी टीम है जो नहीं जीतती है, वही एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं. उसकी ट्रिक मैं बताती थी आरसीबी, है ना. मेरी ट्रिक खराब हो गई कल. You know, the only sad part about yesterday is कि what about my trick? Yes. चलो अच्छी बात है बेटा. बहुत अच्छा लगा आरसीबी जीत गई. और यार देखो, जब आप मेहनत करते हैं, और अब आप सोचिए क्रिकेटर लाइक विराट कोहली हैज टू वेट फॉर 18 years एंड वी क्विक इन लाइक 5-7 days कि मेरे इस टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, एंड नेक्स्ट टेस्ट तक तो हम जाते भी नहीं है. हम कितनी बार बीच में छोड़ देते हैं. So beta, struggles and ups and downs are there even after you become a doctor and before you become a doctor. Ups and downs हमेशा रहते बेटा. Life is never a plain linear equation. It is always a algebraic equation. कभी up, कभी down, कभी up, कभी down. So जो इतने महान प्लेयर को भी 18 years तक वेट करना पड़ा अपनी टीम में रहते हुए as you know चैंपियन बनने के लिए. So ये सब चीजें हमें यही सब सिखाती है बच्चे कि लाइफ इज ऑल अबाउट वेटिंग, बीइंग कंसिस्टेंट एंड टू नेवर गिव अप. नेवर गिव अप. ठीक है. यस. बस मैम, बस बहुत हर्ट हो रहा है. कोई नहीं बेटा, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. हर्ट होता है, क्यों नहीं होता, होना भी चाहिए. तभी तो पंजाब और ज्यादा अच्छी मेहनत करेगी अगले साल के लिए. ठीक है. चलो आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, एनिमल किंगडम. आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं आई थी, इसलिए बच्चे ज्यादा एक्साइटेड है. उनको लग रहा है कि यार आज जल्दी मैम छोड़ देगी. तो एक अलग सी लहर है आज चैट सेक्शन में. सब बच्चों को पता है ना कि आज बायो की क्लास 10 बजे थी. आज बच्चे कम आए हैं वैसे. और अगर बायो की क्लास नहीं भी थी तो इस टाइम पे आपकी केमिस्ट्री की क्लास तो होती ही है ना. एनीवेज ये टाइम आपकी क्लासेस का ही तो है. चलो आज कम आए हैं. हाँ, अभी 12 बजे शो हो रही थी. सही कह रहे हो आप. मैंने अभी आकर ही चेंज कराया ये. हाँ, आज मैं जल्दी छोड़ दूंगी यार, मुझे ऑफिस जाना है. मेरी कैब बुक हो चुकी है ऑफिस की. चलो भाई, आज हम एनिमल किंगडम करने वाले हैं, एनिमल जगत करने वाले हैं, प्राणी जगत करने वाले हैं. ये हमारा चौथा चैप्टर होने वाला है यूनिट 1 का. बैच हमारा शुरू हुआ था करीबन 22-23 से. 22-23 मई से. आई थिंक 23 मई को हमारी पहली क्लास थी लिविंग वर्ल्ड की. उसके बाद हमारी ऐप में कुछ गड़बड़ हुई, फिर भी हमने क्लासेस करते रहे. तो 23 मई से आज 4 जून हो गया, और 4 जून को हम अपना चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं. सो आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड स्पीड गाइस. आई थिंक वी आर मूविंग ऑन अ वेरी गुड स्पीड. एंड सब एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, लेक्चर भी अच्छे से कर रहे हैं, नोट्स भी बहुत बेहतरीन बना रहे हैं, डायग्राम्स भी सारे पढ़ रहे हैं, होमवर्क भी आपको रेगुलरली मिल रहा है, डीपीपीस भी आपको मैं दे रही हूँ. बस ये साथ साथ करते चलो, एक भी दिन ना छोड़ना मत, इसको स्पेस को मत छोड़ना. ठीक है बच्चों. चलो अब आगे चलते हैं. तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं एनिमल किंगडम की. लिखेंगे सब बच्चे हेडिंग एनिमल किंगडम. लिखिए. डीपीपी सब आपको ऐप पे भी मिलती है बेटा. यस. मैम आज केम क्लास क्यों नहीं है? क्योंकि आज सर इज ट्रैवलिंग टू दिल्ली, इसीलिए. और मैं मौके का फायदा उठाते हुए एनडी सर के क्लास के टाइम को चुराती हुई
यस ये पूरे साल भर में जब जब एनडी सर एंड टीसी मैम विल बी ट्रैवलिंग, तो उनकी क्लास के टाइम मैं ही चोरी करती हुई दिखूंगी तुम्हें पूरे साल, क्योंकि मेरे घर के पास है ऑफिस, तो मैं तो चली जाती हूँ, बट उनको बहुत दूर से आना पड़ता है, तो उनको छुट्टी लगानी पड़ती है, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है, बट मैं चोरी करती हुई, यस द चोर ऑफ टाइपिंग। आ जाओ बच्चों, तो एनिमल किंगडम पे आते हैं, ठीक है, यस। तो एनिमल किंगडम क्या है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स टुडे, ठीक है, यस, आ जाओ। एनिमल्स क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। क्या है एनिमल्स, यूकैरियोटिक है, यस और नो, हेटेरोट्रॉफिक है, यस और नो, ऑल मल्टी सेलुलर है, यस और नो। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज यू नो अबाउट एनिमल्स, यू नो अबाउट योरसेल्फ गाइस, तो इसमें तो आप आंसर्स खूब सारे दे सकते हैं चैट सेक्शन में, है ना। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें, यस दे आर यूकैरियोट्स, सबके सब यूकैरियोट्स होते हैं, सबके सब हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है बच्चों। और क्या जानते हैं हम एनिमल्स के बारे में, यस नो सेल वॉल, बिल्कुल सही, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। और क्या जानते हैं हम, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि निगल के खाना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। यूकैरियोट्स है, हेटेरोट्रॉफ्स है, ऑल आर मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल आर मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आ चुकी है। सो इतना हम जानते हैं प्राणी जगत के बारे में, ठीक है, यस, इससे ज्यादा हमने कुछ नया नहीं किया अभी तक, ये हम जानते हैं। डेफिनेट ग्रोथ, ओ वेरी गुड, नाउ स्वाति दैट आई लाइक इट, यस दे शो डेफिनेट ग्रोथ। अब देखो कितने अच्छे से उसने दूसरे चैप्टर को यहां पे रिलेट किया है, वेरी गुड। ऑर्गन सिस्टम, चलो ये तो अभी हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। बेटा जब भी हम एनिमल्स को देखते हैं तो हमें ना क्लासिफिकेशन करने की बड़ी चुल है, जैसे कि मेरिट लिस्ट निकालना, कि बेटा इसके इतने मार्क्स है तो इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसके इतने मार्क्स है तो इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। फिर बड़े वाले कोचिंग इंडस्ट्रीज आएंगे जो कल के मैच में अपनी टी शर्ट के साथ बच्चों को भेजेंगे, ठीक है, कि देखिए आप भी बनिए चैंपियन, हमारे बच्चे तो ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हैं। सो मतलब आप देख रहे हो बवाल, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, है ना, यस ये क्या है, क्लासिफिकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, कि हम किस तरीके से पहचानते हैं और किस तरीके से हम उन्हें फिर क्लासिफाई करके उनके ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन है, और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है बच्चों, पहला बड़ा हेडिंग क्या लिखेंगे आज की क्लास में हम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस वाले टॉपिक से आपको नीट में एक क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा, वन क्वेश्चन इज कंफर्म इन नीट एग्जाम, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस वाले से, एक से दो भी आ सकते हैं, इवन दो भी आ सकते हैं, सिर्फ इतने पार्ट से जो मैं ये वाला कराऊंगी। अच्छा वापस से रिपीट करना है, कल के मैच में कुछ ऐसे भी छात्र देखे गए जो ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे, जिनको वहां दिखाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी दिखाया गया, और फिर उन्हीं की वीडियो शो की गई थ्रू आउट द सोशल मीडिया, कि देखिए हमारे बच्चे कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलो अब आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा देखिए जब भी हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है वो है हमारा हैबिट एंड हैबिटेट। क्या है बच्चों, सब बोलेंगे मैम के साथ, जितना आप इस चैप्टर में वोकल रहेंगे, मेरे साथ बोल बोल के लिखेंगे, उतना आपको याद होगा, उतना आप बोर कम होंगे इस चैप्टर में। सो व्हाट इज हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है, आदत एंड योर रहने की जगह, ठीक है, यस रहने की जगह और आदत। अब जैसे तुम आदत से मजबूर, 2 दिन खूब पढ़ोगे, तीसरे दिन अरे यार बहुत पढ़ लिया, आज थोड़ा मजे होने चाहिए, क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई है, क्या इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ है नहीं, तो ये आदत ही तो है, आदत से मजबूर हो तुम लोग कि हर तीसरे दिन तुम्हें वापस से फिर एक मोटिवेशन वीडियो चाहिए, अरे टीचर बहुत गरिया रहे, देखो कह रहे कि क्या करोगे, चाय का ठेला खोलोगे, चल यार पढ़ ही लेता हूं इससे अच्छा। तो वही मैं आपको बता रही हूँ बात,
तो हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे हैबिटेट। लेट्स टॉक अबाउट हैबिटेट। अगर हम हैबिटेट की बात करें एनिमल्स की मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ तो धरती निवासी हैं, यानी कि दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कैसे होते हैं बच्चों? दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, धरती पर रहते हैं। अब धरती में भी बहुत तरह के हैं, जैसे कि अगर आप देखिए डेजर्ट, कुछ डेजर्ट्स में रह सकते हैं, कुछ प्लेन्स में रह सकते हैं, ठीक है, कुछ माउंटेन्स होते हैं जैसे स्नो लेपर्ड, ठीक है, माउंटेन्स में रहते हैं। तो बहुत सारे तरह के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी है। जैसे डेजर्ट में आप देखेंगे छिपोरानी इज देयर, छिपोरानी इज एवरीवेयर। गर्मियां आते ही हर घर के दरवाजे के ऊपर होती है कि मैं निकलूं और वो बस पटाख गिर जाए, ठीक है, यस। ऐसी ऐसी जगहों पे होती है कि बस पूछो मत, दिल दहकता रहता है, गिरी तो फंसी, गिरी तो फंसी, गिरी तो फंसी, यस। प्लेन्स, प्लेन्स की बात करें, देखो बाहर देखोगे कुत्ते घूम रहे होंगे, बिल्लियां घूम रही होगी, स्पाइडर्स दिख रही होंगी, ये सब कहाँ है? प्लेन्स में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, तो दूसरा जो हैबिटेट है वो है पानी, जल ही जीवन है, एक्वेटिक। अब एक्वेटिक जीवन की बात करें तो एक्वेटिक जीवन में भी दो तरह का जीवन है। एक है हमारा फ्रेश वाटर जीवन, यानी कि जो साफ पानी में रहती है, जैसे कि कुछ मछलियां, जैसे कि कॉमन कार्प्स, जैसे कि कतला, लेबियो, रोहू, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव मरीन वाटर, यानी कि ऐसी मछलियां जो समुद्री जल में रहना पसंद करती है, जैसे शार्क्स और कास, ठीक है, व्हाइट ग्रेट व्हाइट शार्क, काकेरिडॉन, ये सब कहां रहते हैं? मरीन वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के। अब अगर हम एक पॉन्ड सिस्टम को देखें, सो दिस इज अ पॉन्ड इकोसिस्टम। क्या है बच्चों ये? दिस इज अ पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड क्या होता है हिंदी में? चलो भाई बताओ जरा। हाँ, छिपके बच्चे का अलग ही डर, यस, मसल ना जाए ना, सही कह रहे हैं मंथन, यस। तालाब, क्या बात है, क्या बात है, बच्चों की हिंदी इतनी बढ़िया है ना। अब इस तालाब को मैं 3 परतों में या 3 भागों में बांट रही हूं। कितने भागों में मैम ने बांट दिया इस तालाब को? 3 सतह में मैम ने इस तालाब को बांट दिया है। जो सबसे ऊपर वाली सतह है उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस। बीच वाले को हम कहते हैं कॉलम, और सबसे नीचे वाले सतह को हम कहते हैं बॉटम, ठीक है। तो जो मछलियां ऊपर रहना पसंद करती है और ऊपर के ही प्राणियों को खाती हैं, ऐसी मछलियों को हम कहते हैं सरफेस फीडर्स। क्या कहते हैं इनको? सरफेस फीडर्स। जैसे कि आपकी कतला, द एग्जाम्पल फॉर दिस इज कतला। सुना होगा कतला के बारे में, बहुत लोग खाते भी हैं, ठीक है। फिर आते कॉलम फीडर्स, यानी कि ऐसी मछलियां जो ना ऊपर रहना पसंद करती है तालाब के, ना ही नीचे रहना पसंद करती है तालाब के। ये कहते हैं हम बीच में रहेंगी, यस। ये क्या? बीच में। हम ऊपर वालों से भी बना के रखेंगे, हम नीचे वालों से भी बना के रखेंगे, यस। तो ये कौन है? दीज आर कॉल्ड कॉलम फीडर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारी लेबियो, बहुत ही कॉमन मछली है जिसे खाना लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सबसे नीचे वाली सतह पे, यानी कि बॉटम। अगर बॉटम की बात करें तो ये वाली मछलियों को हम कहते हैं बॉटम फीडर्स, जिसमें एग्जाम्पल है आपकी सिरहीना, यानी कि मृगल, सिरीना। तो ये जो मछलियां हैं ये 3 तरह से बटी हुई हैं एक तालाब के अंदर, ठीक है बच्चों। सरफेस फीडर, कॉलम फीडर्स, बॉटम फीडर्स। तो इस तरीके का हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा। कोई भी किसी के इलाके में उंगली नहीं करेगा, कोई भी किसी के इलाके में घेराबंदी नहीं करेगा, सब अपने इलाकों में खुश रहेगी, ठीक है। जो पानी जिसको मिल जाएगा बढ़िया से खुश रहेंगी, कोई झगड़ा नहीं चाहिए हमें लाइफ में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आजकल हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो इस तरीके से फार्मिंग भी करते हैं मछलियों की, ठीक है बच्चों। और ये जो मछलियों की फार्मिंग है, जहां पे एक साथ 3 तरह की मछलियों को ग्रो किया जा सकता है, पाला जा सकता है, इस तरह की फार्मिंग को हम कॉम्पोजिट फार्मिंग कहते हैं। बेंथिक भी यही होता है, जो नीचे रहते हैं बेंथिक एनिमल्स कहते हैं, बेंथोस, ठीक है। जो सबसे ऊपर होते हैं, मैं बता देती हूं, जो सबसे ऊपर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूस्टॉन्स। सबसे ऊपर पाए जाने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं? न्यूस्टॉन्स। बीच में जो पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? नेक्टॉन्स। और जो सबसे नीचे पाए जाने वाले एनिमल्स है सतह पे, उन्हें हम कहते हैं बेंथोस या बेंथिक, बेंथोस।
सो सबसे ऊपर न्यूस्टॉन्स, बीच में नेक्टॉन्स, सबसे नीचे बेंथोस। अब इनकी आदतों पे चले बच्चों, ये बना लो आराम से, बढ़िया से एक एक चीज लिखो, कहीं से भी क्वेश्चन आए तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बने होने चाहिए। बड़े से बड़े कोचिंग के भी बच्चों को आराम से आप बता सके कि देखिए बिल्कुल बढ़िया से कॉन्सेप्ट बना के आए हैं बायो में आप। मैं तुम्हें इस साल हर जगह के पेपर्स दूंगी सॉल्व करने के लिए, तुम सब सॉल्व करना इस बार, ठीक है? कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर शुरुआत से। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम इसमें बात करेंगे हैबिट की, यानी कि आदत की। लेट्स टॉक अबाउट हैबिट। नाउ व्हेन आई से हैबिट बच्चों, आदत बहुत तरीके की हो सकती है। ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको एनसीईआरटी में बहुत बार देखने को मिलेंगे। पहली आदत क्या हो सकती है? कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या है? व्हेन द एनिमल्स लिव इन कॉलोनीज, ठीक है? व्हेन एनिमल्स लिव्स इन कॉलोनीज, तो जब एनिमल्स कॉलोनीज में रहते हैं तो ऐसे एनिमल्स को कॉलोनियल कहते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे एंट, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एंट, टर्माइट्स यानी कि दीमक, और जो हमारी चींटियां होती हैं, आपने देखा होगा ये हमेशा समूह में रहती है, एक साथ रहती है, अकेली अकेली भटकती हुई नहीं मिलेंगी, और जो अकेली होगी उसे पता है कि मेरा जीवन अब बस खतरे में आ चुका है। हनी बीज, वेरी गुड अक्षरा, वेरी गुड। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वेरी गुड बेटा, जितनी देर उम्र है आई थिंक उतना ही बेटा ये सीरियल चल रहा होगा अभी तक, है हनी बीज, क्योंकि अक्षरा ने बोला तो सुनना तो मतलब दिखना तो बनता ही है ना। फिर आते हैं सेकंड, कॉलोनियल के बाद क्या हो सकती है? सॉलिटरी। ये शब्द भी आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिटरी बच्चों? सॉलिटरी मतलब सिंगल। बिल्कुल, तुम अपने बारे में स्टेटस में सॉलिटरी भी लिख सकते हो, सिंगल, अकेले रहना पसंद करते हैं, अलोन। वेरी गुड। फिर उसके बाद आप वर्ड देखेंगे सिसाइल, सिसाइल या सिडेंट्री, ये दोनों शब्द आपको दिखेंगे। सिसाइल हो या सिडेंट्री, इन दोनों का ही मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इमोटाइल, यानी कि एक ही जगह पे जिंदगी भर चिपक के निकाल देंगे, फिक्स्ड, एक ही जगह पे फिक्स्ड है, एक ही जगह पे रहते हैं, नो मूवमेंट इज शोन। वेरी गुड। स्लॉथ नहीं, स्लॉथ तो फिर भी शौक करता है, ठीक है? इसके बाद आते हैं कर्सोरियल। कर्सोरियल क्या है? कर्सोरियल फास्ट रनर्स। कौन होते हैं कर्सोरियल? फास्ट रनर्स। फास्ट रनर्स में जैसे एग्जाम्पल आ गया आपका कॉकरोच। क्या एग्जाम्पल आ गया आपका? कॉकरोच। फास्ट रनर, आपको देखते ही भाग जाता है, ठीक है? आप भागे या ना भागे, आपसे पहले वो भाग जाएगा। फरसोरियल, फरसोरियल क्या होता है? आदत बरोज बनाना, बरोज, ये बरोज बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मोल, छुछुंदर, मोल, छुछुंदर, ठीक है? इसके अलावा और क्या आदतें हो सकती है बच्चों? आर्बोरियल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्री ड्वेलर्स, जो पेड़ों पे रहना पसंद करते हैं, जैसे फ्रॉग ट्री, ट्री फ्रॉग, हाइला, मंकी, ठीक है? बिल्कुल सही। फिर उसके बाद कौन से आते हैं हमारे? एरियल, फ्लाइंग एनिमल्स, जैसे कि इसमें आपकी आ जाएंगी बर्ड्स, बर्ड्स आ जाएंगी, ठीक है? हवा में रहने वाले, बिल्कुल सही। और बताइए बच्चों, और क्या आदत हो सकती है? स्कैंसोरियल, स्कैंसोरियल क्या होते हैं? स्कैंसोरियल क्रीपिंग ऑन द वॉल्स, क्रीपर्स, क्रीपर्स, वॉल पे जो क्रीप करते हैं, जैसे कि लिजर्ड, बिल्कुल सही, जैसे कि आपकी लिजर्ड। और आदत क्या होती है? ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रहेंगे ग्रुप्स में बट मदद नहीं करेंगे, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन हॉल, एक साथ बैठ के सब पेपर करेंगे बट एक दूसरे की मदद कोई नहीं करेगा। यस मेरे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? ग्रिगेरियस, ठीक है? लिव इन ग्रुप्स but do not help
each other. एग्जाम्पल क्या इसका? लोकस्ट. नॉक्टर्नल भी बता देती हूँ, कोई नहीं. कॉस्मोपॉलिटन जो हर जगह फैले होता है. फिर आता है हमारा नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल क्या होता है मेरे बच्चों? नाइट एक्टिव स्पीशीज. जैसे कि कुछ बच्चों को रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है बजाय दिन के, क्योंकि उन्हें लगता है दिन में सब मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, रात में मैं आराम से. एंड ट्रस्ट मी, रात की प्रोडक्टिविटी सच में ज्यादा होती है. वहां पे आप 2 घंटे में 4 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो, क्योंकि देयर इज अ साइलेंस एवरीवेयर एंड योर फोकस कैन बी एट बेस्ट. बट कंडीशन ये है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, तभी आप रात में पढ़ पाएंगे, वरना नहीं पढ़ पाएंगे. वरना तो आपकी साइकिल ऐसी की तैसी हो जाएगी डायगोनल रिदम की. सो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कॉकरोच. फिर आते बच्चे नेक्स्ट डायर्नल. ये वो है जैसे डे एक्टिव. डे एक्टिव इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारी मम्मी लोग. सुबह उठते हैं, सब्जी, मोटर चला, पानी, फिर उसके बाद कपड़े दे निकाल के धोने हैं, अरे बर्तन मांजने, पानी. यस. तो मैं एमसीडी से या किसी भी म्युनिसिपल वालों से पूछना चाहती हूँ, भाई 4 बजे ही पानी देना है? भाई 9 बजे पानी दे रहे. लोग तो उतने ही हैं पानी वाले. नहीं, 4 बजे पानी देके तुम क्या चाहते हो कि हम सब जल्दी उठे, है ना बच्चों? यस. 4 बजे उठ के पहले पानी भरो. ये कोई बात होती है बच्चों? कोई बात है ये? बताओ जरा. एग्जाम्पल के इसका मंकी डे एक्टिव होते हैं, शाम के 6 बजे सोना शुरू कर देते हैं. ठीक है. तो ये हो गई हमारी हैबिट एंड हैबिटेट. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन. लिख लीजिए बच्चों. अब हम करेंगे सिमेट्री. लोकस ग्रास होपर ही होते हैं मेरे बच्चे. चलो, अरे इसको क्या हो गया? हाँ, अब आते हैं सेकंड पे. द सेकंड पॉइंट ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिमेट्री. हेडिंग लिखे बच्चों, सिमेट्री. सिमेट्री बरोस का मतलब क्या होता है? आस्क एआई. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगी, आई विल टीच ओनली साइंस. तुम्हें बरोस का मतलब नहीं पता? भाई कैसे कैसे मेडिकल कॉलेज में जाके बस इंग्लिश बोलेंगे सब, वो भी टूटी फूटी. हाँ नलायको, गड्ढा खोदना, हाइड्रा, इमोटाइल. चलो, सिमेट्री क्या होती है? देखो बेटा, सिमेट्री होता है कितने में 2 इक्वल हाफ्स में बांट सकूं, कितने हिस्से हो सके. जैसे कि मैगी नूडल्स है, मैगी बनी घर में, 3 बच्चे हैं और एक ही मैगी बनी, तो अब आपको भी पता है कि उसका बंटवारा कितना कठिन है, राइट? कितना सिमेट्रिकली उन 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है एक मैगी नूडल्स को. ठीक है. फिर आते हैं सैंडविच. अगर एक सैंडविच है घर में और 3 लोग हैं खाने वाले, तो उसको कितने स्केल ले लेके नाप क्या चाहिए? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 33.33%. अच्छा, ऐसे बिल्कुल बंटवारा होना चाहिए. तो अगर हम अपनी देसी भाषा में बात करें, सिमेट्री क्या है? बांटने का तरीका. क्या है बच्चों? व्हाट इज द सिमेट्री? बांटने का तरीका. कितनी तरीके से आप बांट सकते हैं इसको. ठीक है. एक बॉडी को कितने भागों में बांट सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री. क्या ये हमको समझ में आया? अब देखो बेटा, अगर ये इस तरीके से एक एनिमल है, यानी कि सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल, जैसे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा स्फेरिकल शेप्ड है. ठीक है. और ये हमारा क्या है? सिलेंड्रिकल शेप्ड. अब इसको मैं मान लीजिए यहां से काटूं, यहां से काटूं
यहां से काटो, कहीं से भी काटो, इक्वल हाफ ही मिलेगा, है ना। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये इसका एक्सिस है। एक्सिस क्या होता है? द इमेजिनरी लाइन। सेंट्रल एक्सिस इज सेंट्रल इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। अब यहां से मैं से ऐसे काटू, ऐसे काटू, ऐसे काटू, इक्वली तो हाफ मिलेगा ना बच्चों, मिलेगा ना। तो स्फेरिकल बॉडी में इक्वल हाफ मिलता है। अब आ जाओ सिलेंड्रिकल, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, ये वाला पॉइंट, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। ऐसे काटू तो भी दो इक्वल हाफ, ऐसे काटू तो भी दो इक्वल हाफ मिलेंगे, ऐसे काटू तब भी दो इक्वल हाफ मिलेंगे, ऐसे काटू तब भी दो इक्वल हाफ मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा यहां पे हमारे पास तीन तरह की सिमेट्री होती है। कितने तरह की सिमेट्री होती है बच्चों? तीन तरह की। अब इसको समझने से पहले दो वर्ड्स आपको समझने होंगे, एक है प्लेन और दूसरा है एक्सिस। प्लेन एंड एक्सिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ प्लेन? द सरफेस विच इज प्रोड्यूस आफ्टर कटिंग। जैसे केक है, मैंने उस केक को काटा और वो चीज केक का स्लाइस आया, बाहर निकल गए, ठीक है। ये फ्लैट सरफेस मिला है हमें, फ्लैट सरफेस, ये जो फ्लैट सरफेस हमें मिला है दैट इज कॉल्ड प्लेन। ठीक है बच्चों। सो व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन इज द सरफेस produced after cutting the flat surface. Now what is axis? The central imaginary line passing, अच्छा सेंट्रल लिख दिया ना, ठीक है, passing through body, ये लीजिए। आज जाके खाना पड़ेगा ना, मैं तो मीठा खा भी नहीं सकती बेटा। कल मेरे ब्लड टेस्ट हुआ है, पता है, आई एम डायग्नोस्ड अ प्री डायबिटिक पेशेंट। बताओ, मैं मीठा खाती भी नहीं हूँ। and I really need to work on my lifestyle more. Yes, so I am at a verge कि अगर मैंने अभी अपनी बॉडी को नहीं संभाला तो आई कैन बी अ डायबिटिक पर्सन। कल मेरे ब्लड टेस्ट हुए हैं एंड माई विटामिन B12 लेवल आर so bad that any time I can have a neurological disorder. So I'm working on it. कल ये आया है सब निकल के। So I was already losing weight क्योंकि ये मुझे पता था। मैं जंक भी नहीं खाती बेटा, मुझे मैदा सूट ही नहीं करता है। मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बताती हूँ बेटा कि अब एज का कोई फैक्टर नहीं है कि 40 के बाद होगा, 50 के बाद। तो हम हर 6 महीने में फुल ब्लड टेस्ट कराते हैं। पिछले बार तक कुछ नहीं था, इस बार देखो मेरा HB1AC बिगड़ा हुआ आया है। तो अब मुझे नेक्स्ट 2 मंथ्स बहुत ध्यान रखना है। आई हैव टू वॉक 10,000 स्टेप्स डेली, 10 नहीं तो कम से कम 5,000 स्टेप तो मुझे वॉक करना ही करना है। यस, कर्ड मैं खाऊंगी, ऑफकोर्स कर्ड में खाती भी थी, बट ऑफकोर्स वेजिटेरियन डाइट में इतना नहीं होता है, तो अब मैं सप्लीमेंट्स ले रही हूँ विटामिन B12 के। बेटा उसको पता है कितना होता है? द रेंज इज 260 से 1000 के बीच में होना चाहिए विटामिन B12, एंड माइन इज जस्ट 118। सो व्हेन माय डॉक्टर सॉ द रिपोर्ट ही सेड, बेटा कभी भी तेरा दिमाग खिसक सकता है बिकॉज यू डोंट हैव विटामिन B12। और उसी के कारण मुझे लगता है कि आई एम प्री डायबिटिक ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है विटामिन B12 हमें किस लिए चाहिए होता है बच्चों? किस लिए चाहिए होता है हमें विटामिन B12? अपने आरबीसी की हेल्थ के लिए। तो मेरे आरबीसी ढंग से बन ही नहीं रहे, और आरबीसी आपको पता है ऑक्सीजन लेके जाते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। अब ढंग से मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, यानी कि मेरी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज कर ही नहीं रही है, तो ऑफ कोर्स शुगर बढ़ जाएगा। This is what is happening. I know vitamin B12 doesn't have direct effects on diabetes, but yes, it do affect my metabolism. तो बस एक यही चीज गड़बड़ आई है which I need to solve ASAP. तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ बेटा, आप लोग भी अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखें हर चीज पे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा प्लेन और एक्सिस। अब हम बात करेंगे 3 तरह की सिमेट्री की। आइए बच्चों फ्लो चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है फ्लो चार्ट से आप बाद में भी रिवाइज करते हैं तो आसानी से हो जाता है।
तो सबसे पहले एक मैं बॉडी ले रही हूं कुछ ऐसे, आप खुद बताएंगे कि किस तरीके से सिमेट्री हो सकती है, ठीक है। एक मैं ले रही हूं बॉडी ऐसे, या एक बॉडी में ले रही हूं ऐसे, और एक बॉडी में ले रही हूं अक्षरा की, ठीक है। ये लो, तो हमारे पास तीन तरह के आप देख रहे होंगे, मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। मैम यार क्या हो गया, मैम मजाक नहीं कर सकती, मैम दोस्त नहीं है तुम्हारी, है। तो अब अगर आप पहले वाले को देखेंगे, चाहे आप इसे ऐसे काट लो, चाहे ऐसे काट लो, चाहे ऐसे काट लो, कैसे भी काट लो, दो इक्वल हाफ तो नहीं मिलेंगे, दो इक्वल हाफ तो नहीं मिलेंगे मेरे बच्चों। सो दिस टाइप ऑफ अ कंडीशन इज कॉल्ड एसिमेट्री। इसे क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, when any plane passing through central axis does not divide body into two equal halves. And this asymmetrical condition you only see in case of porifera. You only see in the case of porifera, the phylum porifera, जिसमें आते हैं sponges. ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट ये वाली। अब इसको हम इस तरीके से काटे, या ऐसे काटे, या ऐसे काटे। So technically I will always get what? Two equal halves. आप दिख रही हूं, पता नहीं क्या हुआ एकदम से, आप दिख रही हूं या नहीं। चलो, तो ये बेटा इसके तीन एग्जाम्पल्स है जो हमें करने हैं रेडियल सिमेट्री में। पहला एग्जाम्पल कौन सा बच्चों हमारा, सिलेंट्रेटा, जिनका दूसरा नाम है निडेरियंस। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा टीनोफोरा, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट द एडल्ट एकाइनोडर्म्स। एडल्ट एकाइनोडर्म्स। फिर आते हैं इधर, अब आ जाओ इधर। When any plane passing through, बिल्कुल सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है। अब यहां पे बेटा अगर मैं अपने आप को भी देखूं, यहां पे सिर्फ अगर आप ऐसे कट करेंगे तभी दो इक्वल हाफ मिलेंगे, वरना आपको दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसे कट करेंगे तब भी आपको दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। सो यहां पे क्या है, दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। इसको क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन only one plane passing through central axis divides body into two equal halves. इसकी एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉम प्लैटी टिल कॉर्डेट, सारे फाइलम एक्सेप्ट एडल्ट एकाइनोडर्म्स, क्योंकि इनमें कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री। ये हो गया आपका सिमेट्री का टॉपिक डन। नाउ लेट्स मूव टू level of organization.
लार्वा मैम, लार्वा में बायलेटरल होता है, एक्सेप्ट ये लिखा है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए बेटा थोड़ा सा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इस वाले चैप्टर में हमें बहुत लिखना है। अगर आप इतनी स्लो स्पीड से लिखेंगे बेटा, मैं बिल्कुल भी एक महीना एनिमल किंगडम नहीं चलाना चाहती। थोड़ा सा स्पीड बनाइए सब बच्चे। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, कम ऑन। बहुत स्लो चल रहा है बेटा, आज की स्पीड बहुत स्लो चल रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ हाउ द कॉम्प्लेक्स इज एन ऑर्गेनिज्म। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना डिवीजन ऑफ लेबर है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब हम बचपन में होते हैं बेटा, है ना विवेक, विवेक जब छोटा था तो उसकी लाइफ इजी थी, उसे पता नहीं था कि उसे करना क्या है। उसके मस्त मम्मी पापा खाना भी लाते थे, कपड़े भी लाते थे, शादी में भी लेके जाते थे और पढ़ने के लिए डांटते भी नहीं थे। फिर विवेक बड़ा हो गया। विवेक जब बड़ा हुआ तो उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, एंड दैट इज अ मूवमेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ स्टार्ट। ठीक है, अब वो कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर उसे पता लगा कि इसमें एनिमल किंगडम भी पढ़ना है, तो वो कह रहा ओह माय गॉड, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, आई नीड अ ब्रेक। ठीक है, so this is how the complexity increases. With increasing complexity you become more mature, you become more independent. ठीक है बच्चों, बचपन में क्या होता था, एक क्लास टीचर होती थी, वही एक टीचर मैथ्स भी पढ़ाएगी, वही टीचर केमिस्ट्री भी, सॉरी इंग्लिश भी पढ़ाएगी, वही टीचर हिंदी भी पढ़ा देगी, ट ठ, ठीक है, ABCD 1 2 3 का 4, ठीक है, यस, एक ही टीचर। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, द सब्जेक्ट टीचर्स टेंड टू बी डिफरेंट। मैथ्स की अलग, साइंस की अलग, ठीक है, फिर इंग्लिश की अलग, ठीक है, ओ सॉरी इंग्लिश मैम अलग, ठीक है, PT सर अलग, इनका लफड़ा अलग। तो वही मैं कह रही हूं। So this is how the division of labor starts when the things becomes more complex. The same thing happens in our body. ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्या है बच्चों हमारे पास, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या है, एक सेल है और यही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वन सेल परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन। ठीक है, जैसे यही हगेगा, यही खाएगा, यही सांस लेगा, यही रिप्रोडक्शन भी कर लेगा। सो हियर द सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ प्रोसेसेस। जो जीने के लिए जितने भी लाइफ प्रोसेसेस चाहिए वो सारी सेल परफॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, सो टेक्निकली देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। सो यहां पे क्या है, वेरी लेस डिवीजन ऑफ लेबर, बहुत ही कम, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल पॉरीफेरा, एग्जाम्पल क्या इसका, पॉरीफेरा। फिर इसके बाद बेटा जिंदगी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हुई, यानी कि आप 5th 6th में आए, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मोहब्बत का समय शुरू हो चुका है, या क्लास में फर्स्ट आने का समय शुरू हो चुका है, या मैं वो मोटा बच्चा हूं क्लास का जो अभी कॉन्फिडेंस से जूझ रहा है, या मैं वो पतला बच्चा हूं जिसपे दुनिया को ट्रस्ट ही नहीं है कुछ कर पाएगा, या मैं वो हूर की पड़ी हूं कि एवरीबडी लव्स मी। ठीक है, तो ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, द लाइफ हैज बिकम लिटिल कॉम्प्लेक्स हियर। सो यहां से टिश्यू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द टिश्यू, when the cells are performing similar function and they have a common origin। तो सब सेल मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे एंड इनका कॉमन ओरिजिन होता है। ये सब कहेंगे बक हम डाइजेशन वाले, हम सिर्फ डाइजेशन करेंगे, ठीक है, यस, हम इसके अलावा कोई काम ही नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा क्या, टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो टिश्यू क्या है, व्हेन सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग a common function and have common origin। This you see in case of platyhelminthes, this you see in case of, sorry beta, sorry, Coelenterata,
एंड टीनोफोरा। ये थोड़े से एडवांस हो गए हैं, जस्ट लाइक माई बुआ, व्हेन शी गॉट मनी शी बिकेम मोर एडवांस। ठीक है, यस, थोड़ी सी ज्यादा एडवांस हो गई। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट टिश्यू के बाद और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, यानी कि अब बच्चा 10th में आ चुका है। अब उसमें एक सोशल प्रेशर आ चुका है स्कूल में। आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, व्हाट टू डू। अबे करियर गया भाड़ में, पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बनाए। यस, ना क्लास है, सेम कुछ भी नहीं, बस छुट्टी के टाइम 2 पल की बातें, और सुबह आते ही 2 पल की बातें, और थोड़ा सा नैन मटका, ये मेरा वाला है, यस, यही मेरा वाला है, यस, क्या जी, ठीक है। और स्कूल की फेट में, पिकनिक में साथ बैठना, और फिर ठीक है, तो थोड़ी सी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है, यानी कि मोर डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर, यू हैव मोर अटेंशन। ठीक है बच्चों, यस, तो यहां पे क्या है, व्हेन टिश्यूज फॉर्म स्पेशल ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। ठीक है बच्चों, दिस यू सी इन केस ऑफ प्लैटीहेलमिंथस। फिर उसके बाद आता है पूरा नेटवर्किंग। नाउ यू एंटर इनटू द कॉलेज लाइफ, नाउ यू नो द रियलिटीज। ठीक है बच्चों, नाउ यू एंटर इनटू ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रस्ट में बच्चों, कॉलेज लाइफ इज वे टू डिफरेंट। द मोमेंट यू विल एंटर इनटू द कॉलेज नेक्स्ट ईयर, यू विल फील द डिफरेंट एयर। बहुत अलग हो जाएगी आपकी लाइफ। आई थिंक दैट इज द बेस्ट लाइफ यू विल हैव, द कॉलेज लाइफ, बेस्ट लाइफ। यू विल एंजॉय लाइक क्रेजी। आप खुद पढ़ेंगे, खुद फाइल्स बनाएंगे, खुद कमाने की भी सोच आ जाएगी आपके अंदर कि मुझे कमाना भी है खुद से। सो दिस इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हेन ऑर्गन्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर, यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, मैक्सिमम। एग्जाम्पल of organ system starts from Ascalminthus till chordates. Now they have their separate digestive system, they have separate respiratory system, they have separate circulatory system. So all the systems have become separated from each other to perform that function more efficiently. लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे बेटा। Germ layers and body plan. The next basis of classification, germ layers and body plan. चलो आ जाओ बेटा, अब नेक्स्ट आ रहे germ layers and body plan. हेडिंग लिखिए। मैम एक्सडी का मीन बताओ ना शानुप्रिया। एक्सडी का मतलब होता है स्माइल, लाफ। ये मैंने लास्ट ईयर ही बच्चों से पूछा था। आईडीके का मतलब क्या है, आई डोंट नो। ये अभी हाल ही में पता लगा मुझे, कुछ दिनों पहले बच्चों ने बताया था ऐसी क्लासेस में। आईडीके क्या होता है, एलओएल क्या होता है, सो क्या होता है, एक्सो एक्सो एक्सो। हाँ हाँ, तुम्हें आई के वाई तो मुझे आई नो यार, आई थिंक आई के वाइज आई नो यार। ओके चलो, जर्म लेयर्स करते बेटा, आ जाओ। तो सबसे पहले बेटा आप बच्चे बताएंगे ये क्या है और ये क्या है। चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस चीज को, तभी आप समझ पाएंगे जर्म लेयर्स होती क्या है। स्पर्म एंड एग, क्या बात है क्या बात है। जब ये दोनों मिल बैठे साथ में तो क्या बनता है, चलिए जल्दी बताइए, जितना आपको आता है उतना तो बताइए। ये एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसका नाम है जाइगोट। क्या है जाइगोट।
जाइगोट्स एक मलबरी लुकिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि शहतूत जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बनता है बॉडी के अंदर, जिसे हम कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं उसको? मोरूला। ठीक है। मोरूला फिर आगे जाके डिवाइड करके बनता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है ब्लास्टुला। क्या नाम होता है इसका? ब्लास्टुला। दिस इज आवर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टुला। ब्लास्टुला आगे जाके और डेवलप करता है इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गैस्ट्रुला। किसमें बन जाता है ये स्ट्रक्चर बेटा आगे जाके? गैस्ट्रुला। Why gastrula is important? Because it is G square. Yes बच्चों, what is G square? गैस्ट्रुला में ही जर्म लेयर फॉर्मेशन होता है। G G G G, ठीक है। सो गैस्ट्रुला में ही ये वो स्टेज है, ये वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है जहां पे क्या बन रहा है बेटा? एम्ब्रियो सॉरी जर्म लेयर फॉर्मेशन हो रहा है। जर्म लेयर फॉर्मेशन, जर्म लेयर फॉर्मेशन। अब आप कहेंगे मैम ये जर्म लेयर है क्या? ये जर्म लेयर नहीं है, जन्म देने वाली लेयर है। कैसे याद करोगे इसे? ये वो लेयर्स है जो जन्म देती है तुम्हारे हर एक अंग अंग को। जैसे एक्टोडर्म देगी तुम्हारी स्किन को, तुम्हारे आईज को, पीनल ग्लैंड को, तुम्हारे पिट्यूटरी को, तुम्हारे हाइपोथैलेमस को, तुम्हारे बालों को। मीजोडर्म देगी तो धोक धोक दिल को, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, यस, मसल, कार्टिलेज, ये सब मीजोडर्मल है। फिर उसके बाद एंडोडर्मल, अंदर के ग्लैंड्स। तो आपका शरीर टेक्निकली बना इन 3 जर्म लेयर से ही है। सो ये क्या है जर्म लेयर्स? दीज जर्म लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं डायग्राम पे। टूटा हुआ सास हूं मैं, फिर भी क्यों नाराज हूं मैं। ओके बच्चों, आई हैव ड्रॉन 2 डिफरेंट डायग्राम्स। अबे अपने गाने पे ध्यान दिया करो, मैम के गाने पे ध्यान मत दिया करो, नालायको। बना लिया सबने डायग्राम? चले, अब यहां पे देखेंगे सबसे बाहर वाली जो लेयर है दोनों डायग्राम में, वो है एक्टोडर्म। बाहर वाली दोनों डायग्राम में जो लेयर्स है उनका नाम क्या है? एक्टोडर्म। दिस इज द आउटर मोस्ट जर्म लेयर। आउटर मोस्ट, ये सबसे बाहर रहने वाली जर्म लेयर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? एक्टोडर्म। फिर आती है बच्चों नेक्स्ट सबसे अंदर वाली, यानी कि जो रेड वाली है, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म, विच इज द इनर मोस्ट जर्म लेयर। इनर मोस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे यहां पे ये एक सॉलिड है, बेसिकली इनसाइड ने से पूरा सॉलिड बनाया है। दिस इज कॉल्ड मीजोग्लिया और मीजोहाइल लेयर। मीजोहाइल लेयर। फिर जो ये वाली सेलुलर लेयर है बीच वाली, दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म, विच इज द मिडल जर्म लेयर।
तो यहां पे आप देखेंगे सिर्फ 2 जर्म लेयर्स है, यहां पे आप देखेंगे 3 जर्म लेयर्स है। तो एनिमल्स हैविंग 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. Animals having 3 germ layers, ectoderm, mesoderm, endoderm, are called as triploblastic. They are called as triploblastic animals. अब आप कहेंगे मैम इसमें आपने मीजोग्लिया और मीजोआइल लिखा है, वो क्या है फिर? ये जो है दिस इज आर अनडिफरेंशिएटेड, ये अनडिफरेंशिएटेड है, ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक लेयर है, जेली लाइक, जो कि प्रेजेंट है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है. तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल हो गए सिलेंट्रेटा, सीसीडी, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक, सीसीडी. जवान बच्चों के डेट का अड्डा, सीसीडी. Triploblastic. Now coming to triploblastic. Platy से till chordates सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है. चले, बना लिया बच्चों, बहुत ही इजी था. अब इसमें एक और चीज है जर्म लेयर्स के बाद, दैट इज कॉल्ड बॉडी प्लान. नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉडी प्लान. 2 तरह के बॉडी प्लान है, इसके भी डायग्राम बना लेते हैं. अगर आपको आता है तो आप जवाब दे सकते हैं, नहीं आता तो आप समझ सकते हैं. कोई कंपल्शन नहीं है. जो जवाब दे रहे ऐसे नहीं कि वो बहुत होशियार हैं, जो जवाब नहीं दे रहे वो ऐसे ना सोचे वो बहुत नालायक है. यस बच्चों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 तरह के बॉडी प्लान है. यहां पे एक सिंगल ओपनिंग है जहां से खाना अंदर भी आता है, इंजेशन भी होता है. इंजेशन का मतलब होता है खाना अंदर लेना, और यहीं से बाहर भी जाता है वेस्ट मटेरियल, इजेशन. तो एक एक ओपनिंग से खाना आएगा भी, और जो वेस्ट है फीकल मैटर वो भी बाहर जाएगा. दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. इसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक, अंधा बोरा. ठीक है. अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, ये बाहर वाली बॉडी है, और आपको पता है बॉडी के अंदर आहार नाल होता है, यानी कि एलिमेंट्री केनाल होता है. अगर आप अपने शरीर को खोलेंगे तो आपको पूरा एलिमेंट्री केनाल, ये देखिए यहां से दिखना शुरू हो जाएगा. ये तो क्या ट्रेकिया है, पीछे की तरफ से यहां से आपको पूरा एलिमेंट्री केनाल, यहाँ पेट आ जाएगा, यहाँ इंटेस्टाइन आ जाएगी, फिर रेक्टम आ जाएगा, फिर एनस आ जाएगी. तो ये शरीर है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर एक और ट्यूब. सो वी हैव 2 ट्यूब्स इन आवर बॉडी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जिसका ऊपर वाला एक मुंह है, ये ओपनिंग है जिसे हम क्या कहते हैं? माउथ, जहां से अक्सर लोग खाना लेते हैं. और एक है एनस, जहां से अक्सर लोग हकते हैं, इजेशन. ठीक है. तो अगर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में देखा जाए तो हियर वी हैव सिंगल ओपनिंग for both ingestion and egestion. और अगर यहां देखा जाए तो we have 2 different openings. For ingestion and egestion.
मैम एक ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा ट्यूब तोहार शरीर बेटा, ये शरीर भी तो ट्यूब जैसा ही है। पहली ट्यूब शरीर, शरीर के अंदर एक और ट्यूब जो है आहार नाल। लिखिए इसको। एग्जाम्पल, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लाटी हेलमिंथिस। एग्जाम्पल, आस्कल टिल कॉर्डेट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बच्चों हमारा सीलोम। द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सीलोम। पॉरीफेरा का बॉडी ब्लैंक है, उसको कुछ है ही नहीं, सेलुलर है ना वो। सीलोम क्या होता है मैम? इनके नेम अजीब क्यों है? सोचो इसका नाम श्रेयांश होता, आपको कैसा लगता? तब बाकी सबको लगता श्रेयांश ये क्या है? अच्छा अंश, श्रेय का अंश, ओ है ना। सोचो इसका नाम पियंका होता, पियंका से श्यंका तक कॉर्डेट्स। हाँ बताइए, है ना बच्चों? वही तो मैं तुमसे कहती हूँ, एक बार सोच के देखो, अलग अलग चीजें भी सोच के देखा करो तुम लोग। ये कौन सा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? डी चल रहा था ना, अब ई आएगा। E is our coelom, which is the most important one. Coelom is also called as body cavity. Coelom body cavity. ये वाला टॉपिक अब हम कल करेंगे। कल का हमारा टारगेट होगा सीलोम, नोटोकॉर्ड, दिस नर्व कॉर्ड, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तब जाके हमारा कंप्लीट होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद कल ही हम करेंगे पॉरीफेरा भी कंप्लीट एंड इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे सिलेंट्रेटा का। उसके बाद फ्राइडे से लेके आपकी मंडे तक बायो की क्लासेस नहीं होगी। हाँ बस मैम 1 आवर हुआ है। हाँ बेटा आज मुझे जाना है, मैंने बोला तो था आज क्लास छोटी होगी, कल बताया तो था, भूल जाते हो क्या तुम लोग? कल बताया तो था आज ऑफिस जाना है मुझे। एक्चुअली आज सुबह टीसी मैम ने भी क्लास ली ना, अगर टीसी मैम नहीं क्लास लेती तो मैं 9 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ा सकती थी, पर टीसी मैम ने क्लास ली तो मुझे 10 वाला स्लॉट लेना पड़ा, और 10 से 11 का ही टाइम है, मेरी कैब आने वाली है और मैं बस जा रही हूँ ऑफिस। आज एक्चुअली छुट्टी ली थी मैंने, इसलिए मैंने सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास ली थी, बट फिर मुझे पता लगा आगे भी है तो चलो कोई नहीं, मैं ले लेती हूँ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे बायो की क्लासेस नहीं होगी क्योंकि मैं जा रही हूँ, बट मैंने ऑलरेडी उसकी एक क्लास कॉम्पनसेट कर दी है पिछले सैटरडे को, और एक क्लास में मंडे वाली क्लास को अगले सैटरडे कॉम्पनसेट करूंगी। तो टेक्निकली आपकी कोई भी छुट्टी नहीं हुई है, मैं सारी एडवांस पे लेके जा रही हूँ और एक आके लूंगी, ठीक है? यस, सिलेबस हमारा ऑन टाइम चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके आसपास, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है? अब आपको रिवाइज करना है, कल भी मैं क्लास लूंगी, कल हम काफी सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे इसका, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।